Good morning all of you. Myself Arvind Singh Rawat. I worked in JSW Energy Badmer Limited as control and instrumentation engineer. I have done my engineering in electronics and communication in year 2007. In same year I have joined JSW Energy, and from last 13 years I am working in JSW Energy Badmer Limited. I have done in erection, commissioning and maintenance activity in various areas inside the plant. Erection means इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स को इंस्टॉल करना, फील्ड में डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल करना. कमीशनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में इंक्लूड होता है उसको सर्किट से कंबाइन करना और वेरियस लॉजिक्स के अंदर उसको इंक्लूड करना. और मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है जिसमें हम जो भी इंस्टॉल्ड सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स हैं उनकी हेल्थ मेंटेन रहे और वो सर्किट में हमेशा लाइव रहे. तो today's topic is sensors and transducer. So what is sensor? A sensor is a device that detects and responds to some type of physical input present in environment. मतलब जो environment के अंदर physical signal है जैसे light, temperature, pressure, इन सब के ऊपर वो respond करे, इसी को sensor बोलते हैं. Example है हमारे घरों के अंदर में हम थर्मोमीटर तो रखते ही हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट डज कि जब भी टेम्परेचर सेंस होता है मर्क्यूरी एक्सपेंड करती है. मर्क्यूरी एक्सपेंड होती है तो वो जो ट्यूब है उसके अंदर में लेवल उसका इंक्रीज़ होता है. तो लेवल इंक्रीज़ होगा तो हम उसको कैसे यूज़ करें, बट लेवल से हमको पता नहीं लगेगा टेम्परेचर कितना गया है. तो हम उसके ऊपर में मार्किंग करके रखते हैं, लाइक 100 डिग्री, 102 डिग्री, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट्स के अंदर मार्किंग होती है. तो जब भी वो टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा मर्क्यूरी, वो एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करेगा तो वो स्केल के ऊपर में हमें दिखाई देगा कि हाँ अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है. लाइक किसी पेशेंट का 100 डिग्री पे है उसका टेम्परेचर, या 101 है या 99 है, वो हमें शो होगा. दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सेंसर, और ये हमारे हर जगह ये अवेलेबल होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर. सेंसर से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर विच रिस्पॉन्ड ऑन टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर डिटेक्ट करे वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा. प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इट रिस्पॉन्ड वेन एवर एनीबडी कम्स नियर टू सेंसर. इसका एग्जांपल है हम मॉल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ऑटो ओपन ऑटो क्लोजर के डोर्स के ऊपर सेंसर लगे रहते हैं, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं. तो जैसे कोई ह्यूमन बींग उसके पास आता है वो डिटेक्ट करते हैं किसी की प्रेजेंस को और डोर को ओपन का कमांड देते हैं, और जैसे ही ह्यूमन बींग उसको डोर से पास कर जाता है वो ऑटो क्लोज कर देता है. तो दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी सेंसर. नेक्स्ट इज एक्सीलरोमीटर सेंसर. इट डिटेक्ट्स एक्सीलरेशन. तो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स पे जो एक्सीलरोमीटर है वो यही सेंसर एक्सीलरेशन है वो उसी सेंसर से थ्रू मेजर किया जाता है. अल्ट्रासोनिक सेंसर, इट डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक रेज. अभी काम कैसे करता है, एक एग्जांपल है हमारा सोनार जो वेव्स हैं वो ऐसे ही काम करती हैं. उसमें क्या है कि एक सोर्स होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं. ओके, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं और उसके बाद वो किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हिट करती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं. ये सेंसर उनको डिटेक्ट कर लेता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर करते हैं, कितना टाइम लगा जाके वापस आने में, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है. कैसे, टाइम हमें पता है, स्पीड हमें पता है, तो जब हमें वेलोसिटी और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कितना एयरक्राफ्ट या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कितना दूर है. नेक्स्ट है स्मोक सेंसर. स्मोक सेंसर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ स्मोक एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो वो स्मोक सेंसर है. टच सेंसर, इट रिस्पॉन्ड वेन एवर एनीबॉडी टच द सेंसर. हमारे मोबाइल्स के अंदर में फिंगरप्रिंट के लिए टच सेंसर इंस्टॉल रहता है मोबाइल के अंदर. नेक्स्ट है कलर सेंसर. कलर सेंसर एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, लाइक रेड कलर, ग्रीन कलर, जिस कलर के लिए भी वो बना होगा उस कलर के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेगा. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी सेंसर. ये ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करेगा और इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा. ह्यूमिडिटी कहीं की भी हो सकती है, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर की भी हो सकती है, क्लोज एरिया की भी हो सकती है. नेक्स्ट है टिल्ट सेंसर.
टिल्ट सेंसर बेसिकली ये बताता है कि कोई भी कितने एंगल पे, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है, अगर वो टिल्ट है तो कितना एंगल है उसका, ये वो शो करता है। फ्लो एंड लेवल सेंसर जो है इट शोज़ कि क्या फ्लो है इनसाइड द लाइन, लेवल क्या है इनसाइड अ वेसल। ओके, ये बहुत सारे सेंसर्स के टाइप हैं और इनमें से काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं इनके। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। A transducer is a device that converts energy from one form to another. Basically, the principle of converting one energy form to another is called transduction, and hence the device is called transducer. तो ये क्या करता है, कोई भी फिजिकल इनपुट को लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, फर्स्ट है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्ड्स ऑन टेम्परेचर। व्हाट एग्जैक्टली इट डज कि टेम्परेचर सेंस करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा और उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं फिर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। कितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, कितना मूव किया है, उसने कितना मोशन लिया है, ये ट्रांसड्यूसर वो डिटेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। इसके बाद है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर किसी भी ट्रांसड्यूसर के ऊपर एग्जैक्टली कितना प्रेशर पड़ा है उसके अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। फ्लो ट्रांसड्यूसर एज पर फ्लो कितना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। ओके, अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर इज कि ट्रांसड्यूसर जो है वो एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करेगा। बेसिकली तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही होती है जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, बट सेंसर ऐसा नहीं है। सेंसर केवल फिजिकल इनपुट को डिटेक्ट करेगा और किसी नेक्स्ट फिजिकल इनपुट की फॉर्म में ही आउटपुट जनरेट करेगा, उसको हम डायरेक्टली किसी सर्किट के अंदर कंबाइन नहीं कर सकते। सो अब हम डिस्कस करेंगे सम ट्रांसड्यूसर दैट आर वेरी मच यूजफुल इन पावर प्लांट इंडस्ट्रीज। इसको हम बहुत यूज़ करते हैं पावर प्लांट में। लोड सेल एंड रोटरी इनकोडर्स। पावर प्लांट इंडस्ट्रीज के अंदर में कोल और ऐश ये दो प्रोडक्ट हैं जिसकी क्वांटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कितना कोल कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी ऐश हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जहाँ भी हम वेट मेजरमेंट का बात आती है, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, लोड सेल। हाँ, लोड सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। सेम जहाँ हमें ड्राइव की रोटेशन पर मिनट आरपीएम मेजर करना, वहाँ पे हम रोटरी इनकोडर्स का काम में लेते हैं। अब रोटरी इनकोडर्स क्यों काम में लेते हैं? कॉन्टैक्ट टाइप होता है रोटरी इनकोडर, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इसलिए काम में नहीं लेते, डस्टी इन्वायरमेंट के अंदर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर डस्ट या कोल एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर वो काम नहीं करते हैं, एरेटिक रीडिंग देंगे और माल फंक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे। लोड सेल में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड सेल्स आर देयर। फर्स्ट है स्ट्रेन गेज लोड सेल, सेकंड है न्यूमेटिक लोड सेल, देन हाइड्रोलिक लोड सेल एंड लास्ट इज पीजोइलेक्ट्रिक लोड सेल। पीजोइलेक्ट्रिक लोड सेल में प्रॉब्लम ये है कि जो मिलीवोल्ट ये जनरेट करता है इट्स वेरी लेस और जिसकी रेंज जो है वो बहुत ही कम है इन ग्राम्स, तो उसको इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते ज़्यादा। फर्स्ट है स्ट्रेन गेज लोड सेल। ये लोड सेल स्ट्रेन गेज के वायर को यूज़ करके लोड डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज जनरेट करता है और उसको हम यूज़ करते हैं सर्किट में। ये मोस्टली स्ट्रेन गेज ही यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक लोड सेल काम में नहीं लेते। रीज़न, न्यूमेटिक लोड सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि एक क्लोज चैम्बर के अंदर हम प्रेशराइज एयर रखते हैं और उस एयर को प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। फिर जब भी उसके ऊपर लोड आता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जितना इंक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली लोड हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर में प्रॉब्लम यह है कि हमें एक कंप्रेसर इसके लिए अलग से रखना पड़ेगा जो कांस्टेंट प्रेशर इसको दे, क्योंकि एयर लीकेजेस हम ढूंढ नहीं सकते, इसलिए प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, लोड हमेशा गलत दिखाएगा और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी इसको मेंटेन करने के लिए, जो कॉस्टली फिर पड़ेगा, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक लोड सेल। हाइड्रोलिक लोड सेल और न्यूमेटिक लोड सेल का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, बट एज न्यूमेटिक के अंदर हम एयर काम में लेते हैं और हाइड्रोलिक के अंदर ऑयल को प्रेशराइज करने के लिए एक ऑयल टैंक लगाना पड़ेगा और उसके अलावा पंप लगाने पड़ेंगे जो उसको प्रेशर मेंटेन करेंगे। उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फायर हज़ार्ड, क्योंकि हम कोल को जब हैंडल करते हैं
तो कोल के आसपास में कभी भी ऑयल जैसी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, रीज़न कंबस्टिबल है, तुरंत फायर हो जाएगी जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा, इसलिए हाइड्रोलिक लोड सेल भी काम भी नहीं लेते। और पीजो इलेक्ट्रिक में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीजो इलेक्ट्रिक हम बहुत कम रेंज होती है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिजिटल और एनालॉग रोटरी। इसमें से हम डिजिटल रोटरी इनकोडर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न, डिजिटल इनकोडर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर जाते हैं। वेयर एज एनालॉग रोटरी इनकोडर्स को हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बीच में डालना पड़ेगा जो कन्वर्ट करेगा सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में, कंप्यूटर्स को रीडेबल बनाने के लिए सर्किट अलग से लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिजिटल रोटरी इनकोडर्स को ही यूज़ करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन गेज लोड सेल एंड रोटरी इनकोडर्स, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो हम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। इन दोनों को यूज़ करके एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। सो फर्स्ट, लोड सेल। लोड सेल is a transducer that convert kinetic energy like force, torque, pressure, compression and into electric signal. अब स्ट्रेन गेज लोड सेल क्या करेगा? लोड सेल का प्रिंसिपल सेम है, बट द वे टू कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल, उसके लिए हम स्ट्रेन गेज काम में लेंगे। स्ट्रेन गेज क्या है? एक नॉर्मल कंडक्टर वायर ही है, बट इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इलास्टिसिटी का मतलब कि इसको जब हम भी इलोंगेट करेंगे और उसको बस ऐसी फोर्स हटाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा। इस वजह से हम स्ट्रेन गेज वायर को काम में लेते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जब भी हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या उसको हम पुल करेंगे तो उसका डाया कम हो जाएगा। डाया कम होगा तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब उसको हम कंप्रेस करेंगे उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। एक बेसिक प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस का कंडक्टर वायर का। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम स्ट्रेन गेज लोड सेल की वर्किंग आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन गेज लोड सेल को कैसे यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर? एक व्हीट स्टोन ब्रिज हम डिज़ाइन करेंगे इनसाइड लोड सेल, जिसके अंदर में हम 4 स्ट्रेन गेज वायर यूज़ करेंगे, और इन सच अ मैनर दे आर कनेक्टेड कि R1 by R2 इज ऑलवेज इक्वल टू R3 by R4। ये एक परफेक्ट बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए रिक्वायरमेंट है। तो उसमें 4 स्ट्रेन गेज के वायर जो होंगे वो R1, R2, R3 और R4 पे कनेक्टेड रहेंगे, और इस तरह से कनेक्ट रहेंगे कि इफ़ R1 स्ट्रेन गेज अगर पुल होता है तो सेम टाइम पे R4 भी पुल होगा, R3 भी पुल होगा, और R4 भी पुल होगा, और R2 के जब R2 पुल होगा तो उसका रेजिस्टेंस डाउन होगा, तो सेम टाइम पे R3 का भी होगा। ओके, तो R1 by R2, और इस वजह से क्या होगा, इसमें अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी और यहाँ हमें वोल्टेज जनरेट होगी, और यही वोल्टेज हम लोड के करस्पॉन्डिंग चार्ट में देखेंगे कि इतनी वोल्टेज में इतना लोड है, तो मतलब कितने केजी वेट पे कितनी वोल्टेज जनरेट होगी, ये हमारे पास चार्ट अवेलेबल होगा। उसको देख के हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी कितना इस पर वेट है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में इसके ऊपर जब कोई लोड नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, जैसा इनिशियली डिस्कस किया था, इट कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इट डज, इट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। एग्जांपल, रोटरी इनकोडर्स। Rotary encoders are also called shaft encoders that will convert mechanical motion into electric signal. अब शाफ्ट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके ऊपर एक मोटर होनी चाहिए। ओके, कोई भी ड्राइव को अगर हमें रोटेट करने, जैसे फॉर एग्जांपल घर में हमारे फैंस होते हैं, फैंस को चलाने के लिए उसमें मोटर इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, बिना मोटर के रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, मोटर के सेंटर में एक शाफ्ट रहेगी, और जिस डिवाइस को रोटेट करना है वो शाफ्ट के दूसरे एंड पे होगा। तो इधर मोटर हो गई और इधर शाफ्ट हो गई। मोटर रोटेट होगी तो ये इधर फैन भी रोटेट होगा, या कोई ड्राइव होगी, पंप होगा, ब्लोअर होगा, वो भी रोटेट होगा। ओके, तो हम इसमें रोटरी इनकोडर्स को कहाँ लगाएंगे? इस शाफ्ट के लास्ट एंड पे, आइदर इस पे और इस पे। तो जितना ये रोटेट होगी शाफ्ट, उतना ही रोटरी इनकोडर भी रोटेट होगा। ओके, अब रोटेशन को काउंट कैसे करें, हैं, और वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो रोटरी इनकोडर्स शाफ्ट के ऊपर ही माउंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शाफ्ट इनकोडर्स। ये इसका कर्व है।
रोटरी इनकोडर्स नॉर्मली 4 वायर सेंसर होता है, 2 इनपुट में और उसमें 2 आउटपुट में, दो वायर आउटपुट में रहता है। ठीक है, इनपुट के अंदर में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज दी जाती है जब वो सर्किट के अंदर लाइव होता है। ओके, जब भी शाफ्ट रोटेट करेगी, ओके, जब भी शाफ्ट रोटेट करेगी उस पर लगा जो अपना ट्रांसड्यूसर है वो भी रोटेट करेगा, तो हर रोटेशन के साथ में एक पल्स जनरेट करेगा। ये एक रोटेशन होगी, रोटेशन में इनपुट तो कांस्टेंट रहा बट आउटपुट में हमें पल्सेस मिल रही है। एक रोटेशन कंप्लीट हुआ 1 पल्स मिली, 2 रोटेशन कंप्लीट हुई 2 पल्स मिली, 3 रोटेशन कंप्लीट हुआ 3 पल्स मिली। तो ऐसे ही 1 मिनट के अंदर कितने एक 1 मिनट में कितनी रोटेशन हुई वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फ़ैन होता है और जो ये ड्राइव्स होती हैं इनमें हम आरपीएम में मेजर करते हैं, वेलोसिटी मेजरमेंट नहीं होता, ये आरपीएम में होता है, रोटेशन पर मिनट। ओके, फ्रॉम कर्व इट इज़ क्लियर दैट बाय कंटिन्यूस पल्स कैन बी मेजर्ड। तो इसको मेजर कैसे करना है, केवल हमें पल्सेस काउंट करनी है, पल्सेस काउंट करने से हमें स्पीड पता लग जाएगी। पल्स कैसे काउंट करेंगे, आदर कंप्यूटर में प्रोग्राम लोड कर देंगे जो पल्सेस को काउंट करेगा 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स जनरेट हुई, और सिंपली जितनी नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट होगी सेम उसका आरपीएम बन जाएगा ड्राइव का। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि रोटरी इनकोडर और लोड सेल को हम कहाँ पावर प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है उसका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा पावर प्लांट के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली अ पावर प्लांट डज। पावर प्लांट भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर ही है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है इसमें भी, बट इसमें जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि हीट एनर्जी कहाँ से आएगी। हीट एनर्जी आएगी कोल कंबशन से। जब भी कोल जलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, उस हीट से हम क्या करेंगे, उससे हम वाटर को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशराइज स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। जो स्टीम होगी उसका टेम्परेचर होगा 540 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 13 एम्पियर। इतनी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्टीम को जब हम टरबाइन की ब्लेड्स पे हिट करते हैं तो वो ब्लेड रोटेट करने लग जाती है। उसके सेंटर में शाफ्ट होती है, शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट होता है और जनरेटर भी रोटेट होता है और मेगावाट जनरेट होता है। जितनी हीट एनर्जी उतना ही इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा और उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। ज़्यादा हीट एनर्जी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कम हीट एनर्जी तो कम। ठीक है, तो ये एक पावर प्लांट का बेसिक है। अब इसके अंदर मेनली जो है हमें कोल का कंबशन को ही कंट्रोल करना है, उसी से हमारा लोड कंट्रोल होता है। तो कोल के लिए कोल के कंबशन को कंट्रोल करने के लिए कोल फीडर्स एक इक्विपमेंट है जो हमारे पावर प्लांट में काफ़ी यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ कोल फीडर? कोल फीडर इज़ अ प्रेशराइज्ड वेसल विच टेक कोल फ्रॉम कोल बंकर। कोल बंकर वो एरिया है जहाँ पे कोल को स्टोर किया जाता है। ओके, एंड दैट मूव दैट कोल टू फर्नेस थ्रू बेल्ट। कोल को बेल्ट के थ्रू फर्नेस में डाला जाता है जहाँ वो उसका कंबशन होता है और वहाँ कंबशन होने के बाद में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन JSWBL देयर आर 8 यूनिट्स ऑफ 135 मेगावाट। हर यूनिट 135 मेगावाट जनरेट करती है। इन ईच यूनिट देयर आर 6 कोल फीडर्स। 6 कोल फीडर है, टोटल 6 × 8 48 कोल फीडर्स है हमारे प्लांट के अंदर। ईच कोल फीडर की कैपेसिटी है 40 टन पर आवर, मतलब 40 टन्स ऑफ कोल वो एक टाइम में एक आवर में 40 टन्स वो कोल फर्नेस के अंदर में कोल डंप करता है एट ए टाइम। 6 कोल फीडर में से 4 कोल फीडर ही हम यूज़ करते हैं, 2 स्टैंड बाई मोड में रहते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको चलाते हैं और जब नहीं होती उनको बंद कर देते हैं बाकियों को। तो ओके, तो 4 कोल फीडर मीन्स 4 × 40 160 टन पर आवर कोल की रिक्वायरमेंट होती है 135 मेगावाट पर आवर जनरेट करने के लिए। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। इतनी बड़ी क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट है कोल फीडर, उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट आर वेरी क्रिटिकल, उनकी वर्किंग बहुत क्रिटिकल है। ओके, अब उसको हम डिस्कस करेंगे वो काम कैसे करता है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर कोल फीडर वर्क्स। ये हमारा कोल है। हमारे कोल्स क्या है, माइंस से आता है। और कई प्लांट्स के अंदर में माइंस खुद की नहीं होती है तो कोल ट्रक्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट हमारे यहाँ पे एक्चुअली माइंस अवेलेबल है नियर बाय में।
तो हमने माइंस से लेके पावर प्लांट तक के बीच में देयर आर एन नंबर ऑफ बेल्ट्स, बड़ी बड़ी बेल्ट्स हैं उनकी, वो हमेशा चलती रहती है। उसके एक एंड पे कोयला डंप करते हैं, वो पावर प्लांट में लाके दूसरे एंड पर डंप कर देता है कोल को। तो कोल हमारा कोल बंकर में सारा कोल डंप करता है। अब कोल बंकर में जब एक बंकर 2 कोल फीडर के साथ में अटैच होता है, सारा कोल जो है वो कोल बंकर में स्टोर होता है। ओके, अब हमारा कोल फीडर जो है कोल बंकर के थ्रू एक वॉल्व बीच में लगा रहता है, जिससे हम इसको जब भी चाहें इसको ओपन कर सके, क्लोज कर सके। ये मोटराइज ऑपरेटेड वॉल्व है। सेम फर्नेस से जो उसको कनेक्ट करना है, तो फर्नेस से कनेक्ट करने के लिए एक और वॉल्व है इसके आउट डिस्चार्ज पे, वो भी मोटराइज ऑपरेटेड है। जब भी हमें कोल फर्नेस में डंप करना है, ये वाला वॉल्व ओपन करते हैं, ये वाला वॉल्व ओपन करते हैं, तो कोल यहाँ से होता हुआ इसके अंदर चला जाएगा। अब ये बेल्ट कैसे रोटेट करेगी? हर चीज़ को रोटेट होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मोटर की। तो यहाँ पे इसके इस एंड पे मोटर लगी हुई है। ओके, तो ये मोटर हमेशा रोटेट करती रहती है। तो उसकी रोटेशन कितनी चल रही है इसको मेजर करने के लिए इसमें एक रोटरी इनकोडर इसकी शाफ्ट के ऊपर माउंट रहता है। तो मोटर कितनी रोटेट हो रही है वो रोटरी इनकोडर से हमको इनपुट मिलता रहता है। और कोल का लोड कितना है, वेट कितना है कोल का, उसको मेजर करने के लिए बेल्ट के नीचे 2 लोड सेल कनेक्टेड रहते हैं, जो आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं बेल्ट के दोनों एंड पे, राइट एंड लेफ्ट, जिससे इक्वली लोड दोनों पे पड़े और एग्जैक्ट रीडिंग आए। ठीक है, और सीधा जब रिक्वायरमेंट होती है हम वॉल ओपन करते हैं, कोल जो है वो फर्नेस तक आ जाता है, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती, पावर प्लांट बंद करना होता है, उन वॉल्स को बंद कर देते हैं, कोल डंप होना बंद हो जाता है, फर्नेस के अंदर में कंबशन बंद हो जाता है और मेगावाट जनरेशन बंद हो जाता है। तो ये हमारा लोड सेल है। इसके अंदर यहाँ स्ट्रेन गेज के जो सर्किट है वो स्ट्रेन गेज का जो सर्किट है वो यहाँ बना हुआ है, इस जगह पे, यहाँ इस एंड पे रहता है। यही एक्सपैंड और कंप्रेस होता है। इसकी डिज़ाइन भी इस तरह से डिज़ाइन है। दूसरा हिस्सा हमेशा इसका फिक्स होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर में स्ट्रेन गेज का वायर बना रहता है। अब ये हमारा रोटरी इनकोडर है। रोटरी इनकोडर में ये इसकी शाफ्ट है जो रोटेट होती है, बाकी हिस्सा फिक्स है। यही हिस्सा है जो हमेशा रोटेट होता है। ये शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इस यहाँ पे ऐसे एंड पे बियरिंग्स लगी रहती हैं, इसको रोटेट होना देती है ना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि स्पीड कैसे कंट्रोल होती है रोटरी इनकोडर से, है ना। तो क्या होता है कि जो कोल फीडर्स की वर्किंग है वो डिसाइड की जाती है। जो हमारे ऑपरेशन के इंजीनियर्स हैं वो कंट्रोल रूम में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कोल फीडर को कितनी स्पीड पे रोटेट करना है, कितने लोड पे लेके जाना है। तो स्पीड कंट्रोलिंग कैसे होती है? कंप्यूटर से हम उसको कमांड देते हैं कि 40 आरपीएम पे चल रहा है, कि 30 आरपीएम पे चल रहा है, कि 100 आरपीएम पे चल रहा है। तो जो कमांड है कंप्यूटर से वो कंट्रोलर के पास आएगी। ये हमारा कंट्रोलर है, इसके ऊपर कमांड आएगी। अकॉर्डिंगली ये स्पीड की कमांड मोटर को देगा, है ना। अब एग्जांपल कि इसने मोटर को कमांड दी, बट मोटर 40 आरपीएम की जगह 50 आरपीएम पे घूम रही है, तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस अनस्टेबल हो जाएगा। हमको 40 का मतलब 40 ही चलाना है, 30 नहीं चलाना ना 50, ओनली 40। तो ये मोटर के ऊपर जो रोटरी इनकोडर है फिट किया हुआ, ये फीडबैक देगा कंट्रोलर को कि हाँ 40 दिया है तो ये कितने पे चल रहा है। अगर 40 पे चल रहा है ओके, सेम कमांड होल्ड रहेगी, बट अगर 30 पे चल रहा है तो कमांड को, इस स्पीड कमांड को इंक्रीज कर देगा। और अगर 40 नहीं चल के 50 चल रहा है तो ये इसको बताएगा कि भाई कमांड ज़्यादा है, इसको कम करो, इससे नहीं चलेगा। तो ये इसकी स्पीड कमांड को कम कर देगा। ओके, तो 30 होगी तो इंक्रीज कर देगा और 50 हुई तो डिक्रीज कर देगा, बट हमेशा 40 रखने की कोशिश करेगा। जो भी कमांड का रिक्वायरमेंट है, जितनी आरपीएम की रिक्वायरमेंट है उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं रख सकते। उसके लिए ये रोटरी इनकोडर है, यही हमको फीडबैक देगा। नेक्स्ट है टनेज कैलकुलेशन। अब हमारी जो बेल्ट है कोल फीडर के अंदर में वो एज लॉन्ग एज 30 मीटर की है। अब पूरे 30 मीटर के ऊपर तो लोड से लगा नहीं सकते, तो फिर कैलकुलेट कैसे करें कि कितना लोड है। अब जो हमारा लोड सेल वो तो पर्टिकुलर एरिया का ही लोड दिखाएगा, पूरे बेल्ट का तो दिखा नहीं से रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि
इस तरह से डिज़ाइन, इस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं कि लोड सेल 1 मीटर के एरिया के अंदर, 1 मीटर के एरिया के अंदर जितना लोड है उस कोल फीडर के अंदर, जितना वेट है उस कोल फीडर पे कोल का, वो उसी को मेजर करता है। ठीक है, ये लोड सेल का जो आउटपुट होगा वो केवल 1 मीटर के अंदर बताएगा। जैसे 1 मीटर के अंदर, हाँ अभी 30 kg है लोड, 1 मीटर के अंदर 40 kg है लोड। और हम क्या करेंगे, उस बेल्ट की लेंथ से उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लेंगे पूरी बेल्ट के ऊपर इतना ही लोड है, क्योंकि जब 1 RPM पे पूरी बेल्ट घूमेगी वो लोड सेल के ऊपर से होके जाएगी, सेम लोड रहेगा, तो पूरी बेल्ट के ऊपर ही सेम लोड रहेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ये 30 kg शो कर रहा है तो पूरी बेल्ट पे एक रोटेशन में 30 × 30 900 kg, 900 kg का लोड हो गया। अब इसको हम 1000 से डिवाइड करें तो टन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम TPH की बात, टन की ही बात करते हैं। कोल की बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है उस पावर प्लांट को रन करने के लिए। ठीक है, तो टोटल लोड इन 1 रोटेशन, कितना कोल हमारा कोल फीडर ने एक रोटेशन के अंदर कोल फीडर में फर्नेस के अंदर डंप किया, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, लोड सेल का आउटपुट जो आ रहा है इनटू बेल्ट की टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 1000, तो ये पूरा वेट बता दिया उसने। इसी तरीके से और भी कोल फीडर्स के अलावा और भी जहाँ भी हमारे वेट मेजरमेंट के तरीके होते हैं वो सेम यही रहता है, वो पर्टिकुलर एक एरिया का ही वेट बताता है और पूरे एरिया को उससे मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लिया जाता है। अब कंट्रोलिंग ऑफ कोल फीडर को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम कोल फीडर का TPH कैसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल लोड अवेलेबल है, जो हमने पहली स्क्रीन, इससे पहले वाली स्लाइड में मेजर किया था। स्पीड हमारे पास रोटरी इनकोडर से अवेलेबल है। ओके, ये स्पीड जो है वो रोटेशन पर मिनट में आ रही है, तो रोटेशन पर मिनट में हम स्पीड को टोटल लोड से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा टन पर आवर। ओके, तो अभी इसमें क्या है कि हमें टन पर आवर को ही कंट्रोल करना होता है, कि हमें 1 घंटे में, 1 आवर में 1 टन डालना है, 2 टन डालना है, 3 टन डालना है, 4 टन डालना है, कितना डालना है, इस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर में लोड जो है, टनेज जो है वो फिक्स वैल्यू है, उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो प्रोसेस नहीं कंट्रोल कर सकता उसमें, हम केवल स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपसे पहले इस वाली स्लाइड से पहले हमने डिस्कस किया था, रोटरी इनकोडर का क्लोज कंट्रोलिंग होती है, क्लोज सर्किल कंट्रोलिंग होती है, जिसमें ना जितना हमने कमांड दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फीडबैक आता है। फीडबैक आके हम अपने जो कमांड जा रही है मोटर को, उसको चेंज करते रहते हैं और उससे स्पीड उसको कांस्टेंट रखते हैं। वो स्पीड को, तो हमें जब भी TPH इंक्रीज़ करना है, हमें ये वाला पोर्शन, ये वाली जो है स्पीड, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें फॉर एग्जांपल अभी 100% पे चलना है तो यहाँ पे स्पीड 100% पे रहेगी, और अगर हमें लोड 50% पे चलाना है, हम स्पीड को 50% पे ले जाएंगे। रोटरी इनकोडर से हमके पास फीडबैक आएगा कि हाँ, जितनी आपने स्पीड का 50% कमांड दिया था 50% पे ही चल रही है। 60 और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ 60 और 40 एक्सेप्टेबल नहीं है, 50 का मतलब 50 ही चाहिए। 25 पे चलाना है तो 25% की कमांड ही का ही फीडबैक मिलेगा हमको रोटरी इनकोडर से, तभी चलेगा सही से वो। ओके, तो ये इस तरह से हम अपना TPH को कंट्रोल करते हैं। TPH कंट्रोल होगा तो लोड कंट्रोल होगा और पावर प्लांट हेल्दी चलेगा। सेम प्रिंसिपल बाकी 6 कोल फीडर और बाकी सेम अदर्स यूनिट के अंदर भी अप्लाइड होता है। इस तरह से हम अपने लोड को कंट्रोल करते हैं थ्रू एनकोडर्स एंड लोड सेल की हेल्प से। नाउ ये तो हुआ इंस्ट्रूमेंट साइड से कि हम ऐसे ये केवल इंस्ट्रूमेंट साइड से ही बात हो रही है, बाकी तो कोल फीडर की वर्किंग में और भी बहुत चीज़ें होती है, बट हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेंसर और ट्रांसड्यूसर के टर्म्स में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है, प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं हम सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स के अंदर जो इस कोल फीडर्स के अंदर में इंस्टॉल्ड है। अभी हमने डिस्कस किया, उसमें केवल 2 तरह के ही सेंसर इंस्टॉल्ड हैं, एक लोड सेल एंड सेकेंड ट्रांसड्यूसर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है शोइंग 0 टनेज। कोल फीडर तो चल रहा है भाई, बट टनेज एकदम 0 आ रहा है। हमें पता है कि अंदर फर्नेस के अंदर कोल डंप हो रहा है, क्योंकि उसमें कोल फीडर्स के ऊपर बड़े बड़े व्यू ग्लासेस होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अंदर प्रोसेस हेल्दी है कि नहीं है। तो टनेज हो रही, टनेज कोल जो है वो डंप तो हो रहा है फर्नेस में, बट टनेज नहीं आ रही है। तो उसको कैसे चेक करेंगे
कि टनेज जो है दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोड इनटू स्पीड। जो लोड हमें मिल रहा है लोड सेल से और जो स्पीड हमें मिल रही है एनकोडर से, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से टनेज का वैल्यू हमें पता लगती है। तो आइदर तो स्पीड ज़ीरो हो गई है, या एनकोडर ख़राब हो गया है, या फिर लोड सेल प्रॉब्लम कर रहा है। अब लोड सेल एनकोडर सही है कि नहीं है, हम उस ग्राफ को जो हमने स्लाइड में देखा था उस ग्राफ को चेक करेंगे। ग्राफ मेक मॉडल के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं और मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, बट वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है। तो क्या होगा कि हम उसको चेक करेंगे कि हाँ उसमें एक्साइटेशन वोल्टेज बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्साइटेशन वोल्टेज अगर सही आ रही है तो रिटर्न में वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसका मतलब हमारा एनकोडर ख़राब हो चुका है, वी नीड टू रिप्लेस इट। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये सब डायरेक्टली पोल फीडर के ऊपर इंस्टॉल्ड है, और जो कंट्रोल्स होते हैं उनकी काफ़ी बीच में डिस्टेंस काफ़ी होती है, तो उनके बीच में हमको केबल से कनेक्शन होता है। काफ़ी लंबी केबल कनेक्ट करनी पड़ती है, 5 मीटर टू 10 मीटर हो सकता है, केबल भी डैमेज हो सकती है, तो हमको केबल का भी रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है। अगर ये ओके है तो लोड एनकोडर ख़राब है, और या तो फिर केबल प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। केबल की प्रॉब्लम केबल चेंज कर देते हैं, और एनकोडर की प्रॉब्लम होती है तो फिर नया एनकोडर इंस्टॉल करते हैं। सेम केस होता है लोड सेल का भी। अगर लोड सेल को कैसे चेक करना है, एक्साइटेशन वोल्टेज उस पर आ रही है, अगर आ रही है तो रिटर्न में हमको वी आउटपुट में वोल्टेज में टर्म्स में हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स उसका स्ट्रेन गेज का वायर आइदर ओपन हो गया, या शॉर्ट हो गया, या डैमेज हो गया। ओके, तो हमको वो भी चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें क्या होता है कि जितना हमने रिक्वायरमेंट है और जितने की अभी कोल फीड जितने टनेज पे चल रहा है वो एक्चुअली फिजिकली उतना होता नहीं है। 40 TPH पे चल रहा है, बट एक्चुअली चल रहा 30 पे होता है। मेजर करते हैं, चेक करते हैं तो 30 ही जा रहा होता है, बट दिखा 40 रहा होता है। ये क्यों होता है? स्ट्रेन गेज जो वायर है जो हम लोड सेल में यूज़ कर रहे हैं, टाइम के साथ में वो अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज़ करता जाएगा। तो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने सर्किट डिस्कस किया था, इसमें क्या होगा, ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस, इनमें से चारों में से कोई भी एक रेजिस्टेंस जो है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी चेंज होने लग जाएगी, और नॉर्मल ज़ीरो कंडीशन के अंदर भी हमको कुछ वोल्टेज मिलने लग जाएगा, आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव टर्म्स। तो ये जब हो गया ना एक बार प्रॉब्लम, तो ये फिर प्रॉब्लम हर रीडिंग में आएगी, तो ये टनेज पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसको हमको फिर सही करना पड़ेगा, कंट्रोलर को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, बट ये इसकी कंडीशन सही है, काम बराबर कर रहा है, बट इसका ज़ीरो जो है वो जो नॉर्मल कंडीशन में ज़ीरो रहता है वो वैल्यू इसकी गड़बड़ हो गई है। तो उसको कैसे सेट करेंगे कि हम ज़ीरो कंडीशन के अंदर में चेक करेंगे कि इसमें वी आउटपुट कितना मिल रहा है। ओके, वो वोल्टेज को हम कंट्रोल को बता देंगे कि हाँ अभी ज़ीरो में 1 वोल्ट जो मिल रहा है दैट इज़ ज़ीरो, उसको लोड कंसीडर ना करें। और उसके अलावा एक नोन वेट लाइक 60 kg का वेट उसके ऊपर रखा तो एक वोल्टेज जनरेट करेगी, वो वोल्टेज भी उसको बता देंगे कि 60 kg पे इतना वोल्ट जनरेट होगा और 0 kg पे इतना वोल्ट जनरेट होगा। उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना पूरे ग्राफ को सेट कर लेगा। ओके, इसी मेथड को बोलते हैं कैलिब्रेशन। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर में कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होने पे ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इन दोनों को हमको वापस से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। लोड सेल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोलर को बताना पड़ेगा कि ज़ीरो लोड के ऊपर इतनी वोल्टेज मिलेगी और 100% लोड के ऊपर इतनी वोल्टेज मिलेगी। उसकी वैल्यू को करेक्ट करना पड़ेगा और वो सही काम करने लग जाएगा। ओके, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और हर कोल पावर प्लांट इंडस्ट्री के अंदर सेम वर्किंग प्रिंसिपल है लोड सेल और एनकोडर का कोल फीडर्स के अंदर। और कहीं पे भी आप जाएंगे आपको सेम ही उसकी वर्किंग प्रिंसिपल मिलेगा, और सेम तरह के ही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर आप कभी हमारे प्लांट आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कोल फीडर्स में कहाँ का इंस्टॉलेशन होता है, और ये ओके, थैंक यू।